नमस्कार दोस्तों, मनु शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ आपको प्रतिदिन मिलता है निबंधमाला सीरीज़। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्त्री शिक्षा। दोस्तों, इस डिक्टेशन की आउटलाइन और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। दोस्तों, डिक्टेशन शुरू होगी ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। कहा जाता है यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल वही शिक्षित होता है किंतु यदि एक स्त्री शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। इससे स्त्री शिक्षा के महत्व का अनुमान लगाया जा सकता है। स्टॉप। समाज में जो परिवर्तन की लहर बह रही है उसे देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि हर क्षेत्र में स्त्री को समान अधिकार मिले। स्टॉप। यह स्त्री शिक्षा के बल पर ही संभव है हालांकि सामाजिक विधानों ने महिलाओं को राजनीतिक आर्थिक सामाजिक और धार्मिक अधिकार दिए हैं लेकिन मात्र अधिकार प्राप्त होना उन्हें इन अधिकारों के लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। स्टॉप। कानून उन्हें चुनाव में वोट देने चुनाव लड़ने और राजनीतिक पद ग्रहण करने का अधिकार भले ही दे लेकिन यह उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। स्टॉप। पैरा। कानून महिलाओं को पिता की संपत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार दे सकता है पर वह उनको अपने भाइयों से अपना हिस्सा देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। स्टॉप। कानून स्त्री को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार दे सकता है और अपने पति को तलाक देने का भी अधिकार दे सकता है लेकिन कितनी स्त्रियां इन अधिकारों का प्रयोग कर सकती हैं। स्टॉप। इस कारण है अशिक्षा। स्टॉप। वे जागरूक नहीं हैं और आज भी परंपरागत मूल्यों से चिपकी हुई है। स्टॉप। साहस की कमी उन्हें साहसिक कदम उठाने से रोकती है इसलिए शिक्षा ही उन्हें उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण से संपन्न व्यक्तित्व की स्वामिनी बनाएगी तथा उनकी अभिरुचियों मूल्यों एवं भूमिका विषयक विचारों को बदलेगी। स्टॉप। पैरा। यदि हम भारतीय समाज के इतिहास का अध्ययन करें तो द्रष्टव्य होता है कि कुछ अंधकारमय कालखंड को छोड़कर यहाँ सामान्यतः स्त्री की शिक्षा एवं संस्कार को महत्व प्रदान किया गया। स्टॉप। ऋग्वेद काल तथा उपनिषद काल में नारी शिक्षा की व्यवस्था थी। स्टॉप। उच्च शिक्षा के लिए पुरुषों की भांति स्त्रियां भी शैक्षिक अनुशासन के अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर शिक्षा ग्रहण करती थी और पुरुषों के समान ही समाज में प्रतिष्ठित होती थी। स्टॉप। वैदिक युगीन साहित्य में अनेक विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। शास्त्रों की रचना करने वाली नारियों को ब्रह्मवादिनी कहा गया है। इनमें कोमशा लोपामुद्रा घोषा इंद्राणी विश्ववरा आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। स्टॉप। पैरा। उस काल में नारियां पुस्तक रचना शास्त्रार्थ तथा अध्यापन कार्य के रूप में उच्च शिक्षा का उपयोग करती थी शास्त्रार्थ प्रवीण गार्गी और अनुसुईया का नाम जगत प्रसिद्ध है। स्टॉप। पतंजलि ने जिस शक्ति की शब्द का प्रयोग किया है वह भला धारण करने वाली अर्थ का बोधक है। स्टॉप। इससे प्रतीत होता है कि उन दिनों की नारियों को सैनिक शिक्षा में भी दी जाती थी। स्टॉप। इसके अतिरिक्त स्त्रियों को ललित कला
नृत्य, संगीत आदि विधाओं की शिक्षा भी दी जाती थी, इसके बाद बौद्ध युग में भी स्त्री शिक्षा महत्व का विषय रही। मध्यकाल में मुस्लिम सभ्यता एवं संस्कृति के आगमन के साथ स्त्री शिक्षा का लगातार स्तर गिरता चला गया। पर्दा प्रथा के कारण स्त्री शिक्षा लगभग लुप्तप्राय हो गई, केवल अपवाद रूप में शुद्ध मुसलमान परिवारों की महिलाएं ही घर पर शिक्षा ग्रहण करती थी। इनमें नूरजहां, जेबुन्निस्सा आदि के नाम प्रसिद्ध हैं, लेकिन सामान्यतया महिलाओं की स्थिति मध्यकाल में सबसे दयनीय थी। हिंदू समाज में भी बाल विवाह, सती प्रथा जैसी अनेक कुरीतियों के कारण बहुसंख्यक नारियां शिक्षा से वंचित रही। 19वीं शताब्दी में नवजागरण की चेतना पूरे विश्व में व्याप्त थी, इसलिए वैश्विक स्तर पर स्त्री शिक्षा के संदर्भ में उल्लेखनीय प्रगति हुई। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। उसके प्रभाव में भारतीय समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों को समाप्त करने की कोशिशें हुई। भारत में तेजी से प्रारंभ हुए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने कुप्रथाओं को दूर करके स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों की शिक्षा के लिए बंगाल में कई विद्यालय खुलवाए। 1882 ईस्वी के भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा भारत सरकार की ओर से शिक्षण प्रशिक्षण का प्रबंध हुआ। इस आयोग ने स्त्री शिक्षा के संबंध में अनेक उत्साहवर्धक सुझाव प्रस्तुत किए, लेकिन रूढ़िवादिता के कारण वे अधिक प्रभावी तरीके से कार्यान्वित नहीं हो सके। नारी उच्च शिक्षा की दृष्टि से वर्ष 1916 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय दिल्ली में लेडी हार्डिंग कॉलेज एवं समाज सुधारक D.K. कर्वे द्वारा बम्बई में लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय खोला गया। इसी समय मुस्लिम ईसाइयों ने भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण किया। स्त्रियों की प्राविधिक शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करने और उनमें सुधार करने के लिए सरकार ने उनको रुचि की ओर अग्रसर किया। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों के फलस्वरूप आज स्त्री शिक्षा के स्तर एवं आयाम में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। स्त्रियां अपने अधिकारों से परिचित होकर पुरुषों के समकक्ष स्वयं को सिद्ध करने के लिए शिक्षा के महत्व की अपरिहार्यता समझने लगी हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि प्रगतिशील एवं शिक्षित समुदाय बनाने से स्त्री पुरुष का भेद स्वतः ही मिट जाएगा। इसी आत्मविश्वास का परिणाम है कि आज वे शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों को चुनौती दे रही हैं। वे शिक्षित होकर प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समकक्ष ही सेवाएं दे रही हैं, लेकिन यह तो स्त्री शिक्षा का एक ही पहलू है। वास्तविकता तो यह है कि अभी भी हमें स्त्री शिक्षा को विस्तार देने की दिशा में बहुत से प्रयास और करने हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की केवल 65% महिलाएं शिक्षित हैं, अर्थात महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग शिक्षा की पहुंच से दूर है। सामान्य अनुभव यह बताता है कि स्त्री शिक्षा के संदर्भ में शैक्षिक अवसरों में सर्वाधिक भेदभाव जेंडर के आधार पर किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में
जेंडर के आधार पर भेदभाव बहुत कम देखने को मिलता है, जिससे वहाँ स्त्री शिक्षा की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है, लेकिन इस मानसिकता के कारण ग्रामीण परिवेश और निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर से आने वाली लड़कियां आज भी शैक्षिक अवसरों से वंचित है। स्टॉप। संपूर्ण विराम। धन्यवाद।